नाज़रीन, आज़ादी फ़लस्तीन की फैसला कुन जंग जारी है। 136 दिन हो चुके हैं और ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही, बल्कि मामलात आगे बढ़ रहे हैं। जंग ज़्यादा फैल रही है, ज़्यादा तंजीमें और ज़्यादा मुल्क इस जंग में ड्रैग होते चले जा रहे हैं। एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है कि किसी को कुछ यकीन नहीं कि क्या ये मुज़ाकरात जंगबंदी करवा सकेंगे या नहीं, क्योंकि इसराइल बार बार यही कह रहा है कि वो ग्रेटर इसराइल बनाएगा और अब वो गजा और वेस्ट बैंक पर मुकम्मल कब्जा करेगा और फ़लस्तीनियों को यहाँ पर नहीं रहने देगा। और इसराइल के इस ऐलान पर फ़लस्तीनी और उनके इत्तेहादी भी खड़े हो गए हैं और वो भी ये कह रहे हैं कि हम अगर इसराइल ये ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए जा रहे हैं तो फिर हम भी 1 इंच भी अब इसराइल को नहीं देंगे, क्योंकि फ़लस्तीन पर जो नाहक कब्जा है 100 साल आपने कर लिया, अब जो है वो आपका जुल्म ख़त्म होने जा रहा है, अब हम भी आपको 1 इंच भी नहीं देंगे। और फ़लस्तीन और उसके इत्तेहादी जो है वो पूरी जुर्रत, बहादुरी और ईमान के जज्बे के साथ जो सिहूनी ताकतें हैं, जो शैतानी ताकतें हैं, उनके सामने डट कर खड़े हो गए हैं। तो यहाँ पर एक जंग है, पूरा जो खित्ता है वो जंग में ड्रैग हो चुका है। इसके साथ साथ अफ्रीका से लेकर इधर जनूबी एशिया तक उसके असरात आ रहे हैं। जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट हैं वो तो पूरी दुनिया पर आ रहे हैं और ख़ास तौर पर यूरोप इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। तो जंग नाज़रीन जारी है और थमने का नाम नहीं ले रही। बड़े हमले कुछ किए गए हैं, कुछ लेबनान से जो इसराइल के सेंसिटिव एरियाज़ हैं उनको निशाना बनाया गया है। गजा में कुछ स्पेशल यूनिट्स को फ़लस्तीनियों ने मार गिराया है। फिर यमन पर एक बार फिर बमबारी की गई है अमेरिका और बरतानिया की जानिब से। और यरूशलेम से बहुत बड़ी खबरें आई हैं। फ़लस्तीनियों ने किस तरह यरूशलेम में जाकर इसराइली फ़ौज को मारा है, वो तफसीलात भी हमारे पास आ चुकी हैं। और नेतन्याहू के घर पर हमला किया गया है। लोग नेतन्याहू के घर के अंदर घुसे और इस वक्त अंदरूनी खलफशार जो है वो इस शैतानी रियासत को घेर चुका है और ये अंदरूनी खलफशार दिन ब दिन गहरा होता चला जा रहा है। तो ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम जो लेबनान बॉर्डर है, जो हिजबुल्लाह की कार्रवाइयाँ हैं, उस हवाले से आपको अपडेट करते हैं। और लेबनान से हमले मुसलसल हो रहे हैं और इसराइल का जानी और माली दोनों नुकसान हो रहा है। उनके फौजी भी मारे जा रहे हैं, उनकी जो मईशत है उसका भी बेड़ा गर्क करके रख दिया गया है। और जो नाज़रीन 2-3 बड़े हमले हुए हैं वो पहले आपके सामने रखते हैं। और इसराइलियों के इस वक्त चीखें किस तरह से निकल रही हैं, हिजबुल्लाह के हमले इसराइलियों के किस तरह चीखें निकलवा रहे हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे, उन्हीं के बयानात। नाज़रीन, हिजबुल्लाह ये बता रही है कि उन्होंने कुछ सेंसिटिव टारगेट्स को निशाना बनाया है। अब ये सेंसिटिव टारगेट्स एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर भी हो सकता है, कोई उनकी बेस भी हो सकती है, कोई एयर कमांड सेंटर भी हो सकता है, कोई कंट्रोल सेंटर्स भी हो सकता है, कहीं पर उनकी बहुत ही जो असलहा है, असलहा डिपो है, कोई फैक्ट्री है, उसको भी निशाना बनाया जा सकता है। तो ये सेंसिटिव में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अब मालूम नहीं कि ये क्या था, लेकिन वो कह रहे हैं सेंसिटिव साइट्स, बहुत सारे ऐसे हसास एरियाज़ हैं जिनको हिजबुल्लाह जो है वो अटैक करने का दावा कर रही है। उम्मीद है कि आगे चलकर ये लोकेशन भी प्रॉपर पता चलेंगे ये कौन कौन से एरियाज़ थे। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, उन्होंने कोड वर्ड में बताया है कि सेंसिटिव एरियाज़ को उन्होंने निशाना बनाया है। समटाइम आपको इस तरह की भी इंफॉर्मेशन मुबहिम और देना पड़ जाती है। हर वक्त वाइट और ब्लैक में चीज़ें वो नहीं बताई जाती। समटाइम जैसे वो कहते हैं अप्रोप्रिएट वेपन, और ज़रूरी नहीं होता कि वो हर दफ़ा वेपन का नाम भी बताएं। तो इसीलिए जैसे इराक से हमले होते हैं तो वो कहते हैं हमने वाइटल टारगेट को निशाना बनाया। समटाइम ये वर्ड इस्तेमाल करता है। तो कुछ चीज़ें होती हैं कि हम उसको वो ज़ाहिर नहीं करना चाहते। बहरहाल एक बड़ा हमला उनकी जानिब से किया गया है। और इसराइली मीडिया ये क्या कह रहा है, फायरिंग प्रेसिजन मिसाइल्स फ्राम लेबनान at sensitive sites in Israel will give Hezbollah great advantage once the war begins। तो इसराइली मीडिया इस बात की तस्दीक कर रहा है और साथ ये भी कह रहा है कि ये जो सेंसिटिव एरियाज़ को उन्होंने निशाना बनाया है, ये जब जंग प्रॉपर शुरू होगी, ऑल आउट वॉर शुरू होगी, तो हिजबुल्लाह को ज़्यादा एडवांटेज होगा कि वो तो कामयाब तजुर्बा भी कर रहे हैं कि हमारे जो सबसे हसास एरियाज़ हैं उनको निशाना बना के वो तो कामयाब तजुर्बा भी कर रहे हैं। तो जब जंग शुरू होगी तो उसका बिल्कुल जो फ़ायदा है वो हिजबुल्लाह को होगा, क्योंकि इसराइल ने अभी तक जाकर लेबनान में इस तरह के हसास टारगेट्स को निशाना नहीं बनाया है। अब ज़रा इनकी नाज़रीन चीखें सुने
इनकी अपनी जुबानी के हिजबुल्लाह इनके साथ कर क्या रही है। मार्गलियोट का हेड कह रहा है और उसको इसराइली मीडिया बयान कर रहा है, द सिचुएशन हेयर इज अनरीजनेबल एंड वी कैन नॉट एंटर एंड लीव इट व्हेन एवर वी वांट। वो कह रहा है कि हम घरों में महसूस होकर रह गए या जहां भी हम रह रहे हैं वहां पर महसूस होकर रह गए। इतनी सूरत हाल क्रिटिकल है कि जब चाहें हम नहीं निकल सकते, हमारी मर्जी नहीं है, ये हिजबुल्लाह की मर्जी है और हम जो है ना पूरी तरह से यहां पर जकड़े गए। फिर मेयर ऑफ करियात शमुना कह रहा है, द फायर ड्रॉपिंग वॉर मूव्ड फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ, कि पूरा जो साउथ से नॉर्थ है पूरी तरफ जो है वो जंग फैल चुकी है, फायर फैल चुकी है, यानी आग और तबाही जो है वो फैल चुकी है। फिर वो कह रहे हैं जी, वी कैन नॉट मैनोवर वेन एवर वी वॉन्ट, वी हाइड बिहाइंड द वॉल्स व्हेन वी आर इन मार्गलियोट, कि हम दीवारों के पीछे पनाह लेते हैं। ये वो इसराइल है जो कई सालों से गुंडागर्दी वहां पर कर रहा था, बादशाहत कर रहा था। देखें जो सबसे बड़ी फतह है वो यही फतह है कि इनका ये जो अनटचेबल थे, इनको पता चल गया कि ये कितने जोगे हैं, इनकी जो ताकत है उसको पास करके रख दिया गया और दुनिया के सामने आ गई कि कितने जोगे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये ना हिजबुल्लाह के हवाले से कुछ खबरें थी और वहाँ से आपको पता ही है कि बैकग्राउंड में सारी चीज़ें चल रही हैं। इधर इसराइल की जंगी मशकें हो रही हैं, उन्होंने रिटायर्ड पायलट्स वहाँ पर बुला लिए हैं, गुलानी ब्रिगेड वहाँ पर मशकें कर रही है, उनकी नेवी उस तरफ से समंदर वाली साइड से वो अपनी तैयारी कर रही है। सो वॉर इज़ ऑन द एज और रूस इसमें पूरी जो सप्लाई लाइन है वो कोशिश कर रहा है कि वो खुली रहे, क्योंकि अमेरिका कोशिश कर रहा है कि ईरान, इराक और शाम से सप्लाई लाइन लेबनान तक ना पहुँचे। देखें इस रीजन में जो सबसे बड़ी जंग होगी वो हिजबुल्लाह की होगी। तो ये जो अमेरिका भी इधर घुसा हुआ है और एक बार फिर उसने हमले किए, उसका एक बड़ा मकसद यही था कि वो जनाब ये सप्लाई लाइन किसी तरह से तोड़े, लेकिन वो उसमें फिर रूस आ गया और रूस ने उनका एक मंसूबा जो है वो फेल बनाया। बहरहाल अब ज़रा गज़ा के हवाले से आपको अपडेट करते हैं और गज़ा से भी कुछ गैर मामूली हमलों की नाज़रीन तफसीलात आई हैं। और जो पहला सबसे बड़ा हमला किया गया, बताया जा रहा है कि स्पेशल यूनिट को निशाना बनाया गया और इसकी खुद इसराइली मीडिया ने तस्दीक की है कि ये एक एलीट और स्पेशल यूनिट था जिसको मार दिया गया है। और ये आप देखिए इसराइली मीडिया कह रहा है अलाउड टू पब्लिश, कि देखें ना कि ये इतनी सेंसिटिव होती हैं उनके, मतलब जब ये बड़े कमांडर्स और स्पेशल यूनिट्स मारे जाते हैं तो वो सेंसरशिप पै चुके इसराइली मीडिया पर, उनको ये नहीं है कि वो हर चीज़ को रिपोर्ट कर सके। तो इसीलिए जिसकी इजाज़त मिलती है साथ वो लिखते हैं अलाउड टू पब्लिश। अब मुमकिन है कि जितने वो बता रहे हों इससे भी ज़्यादा की हलाकतें हुई हों, लेकिन बात यह है कि वो मान रहे हैं कि हमारे स्पेशल यूनिट को निशाना बनाया गया है। वो कह रहे हैं फाइटर्स फ्राम मगलान यूनिट। अब सच्ची पूछे तो मैंने तो पहली बार इस यूनिट का नाम सुना है, ठीक है, तो इट्स मीन के ये बहुत ही एलीट और बहुत ही स्पेशल यूनिट था। फाइटर्स फ्राम मगलान यूनिट्स वर किल्ड एंड सीरियसली इंजर्ड, कुछ बहुत सीरियसली इंजर्ड हुए और ये वो सीरियसली इंजर्ड होते हैं जो बाद में मर जाते हैं या फिर इनके हाथ पांव काट दिए जाते हैं, मतलब वो माजूर हो जाते हैं, ये वो वाले सीरियसली इंजर्ड हैं और कुछ वहां पर मार दिए गए हैं। फिर नाज़रीन ज़ामती तहरीक ये बता रही है कि बम्बार्डेड विद बैराज ऑफ मोटार शेल्स एट गैदरिंग ऑफ एनिमी सोल्जर्स एंड व्हीकल्स ऑन फ्रंट लाइन ऑफ खान यूनिस। फ्रंट लाइन कहते हैं वो, मतलब वो एरिया जहां तक इसराइली फौज पहुंच चुकी है वो फ्रंट लाइन है। तो इधर आगे मज़ामती तहरीक उनको रेजिस्ट कर रही है और उधर सामने इसराइली फ़ौज खड़ी है, ये फ्रंट लाइनर, वहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमने बमबारी की। फिर नाज़रीन जो एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जो अशोद पोर्ट है, इससे पहले अश्कलोन पर हमला हुआ था और अब खबर ये आई है कि अशोद की बंदरगाह और उसके सिटी पर हमला किया गया है। और अशोद नाजरीन इनकी ऑयल पोर्ट है, ये ज़हन में रखें, शायद एक दो बार मैंने बताया भी हो, ये उनकी ऑयल की पोर्ट है। दुनिया भर से जहां से भी ऑयल आता है वो यहीं पर ऑफलोड होता है। और ये अशोद के साथ ही जो उनकी ऑयल पाइपलाइंस हैं और गैस पाइपलाइंस हैं, जो कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो उधर अज़रबैजान वगैरह से वहां से आ रही हैं, तो जहां से भी आ रही हैं वो जो इनकी वो पाइपलाइंस हैं वो भी इसी पोर्ट के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये उनका बहुत सेंसिटिव और बहुत हसास एरिया है। और यहाँ पर इससे पहले इराक भी एक आध बार हमला कर चुका है। तो अब मज़ामती तहरीक बता रही है कि उन्होंने इस पोर्ट को निशाना बनाया और इसराइली आर्मी इस बात को कंफर्म कर रही है कि उनका एक फौजी वहां पर मारा गया है। दिस इज वेरी वेरी अनयूजुअल, ये बहुत गैर मामूली चीज़ है कि गजा में तो उनके फौजी मारे ही जा रहे हैं, वो कहाँ गजा कहाँ अशोद, और वो वहां पर रॉकेट हमले करके वहां बाहर मतलब उनके जो फौजी हैं
जो सबसे हसास एरिया वहाँ पर उनको मार रहे हैं। तो ये बहुत गैर मामूली सलाहियतें हैं जो मज़ामती तहरीक को हासिल हुई हैं। अब नाज़रीन आपसे वेस्ट बैंक के हवाले से बड़ी खबरें शेयर करते हैं, और वेस्ट बैंक में एस्केलेशन बढ़ती चली जा रही है, वहाँ पर मामलात इसराइल के हाथ से निकलते चले जा रहे हैं। ये पहले आप स्टेटमेंट देखिए, कन्फ्रंटेशंस इरप्ट बिटवीन पैलेस्टीनियंस एंड ऑक्यूपेशन फोर्सेस इन शफेयत कैंप ईस्ट ऑफ यरूशलेम, के यरूशलेम के ईस्ट में जो पैलेस्टीनियन हैं उन्होंने उनकी कन्फ्रंटेशन हुई है इसराइली फौजियों के साथ। आपको कुछ चीज़ें हम बता चुके हैं कि वहाँ पर जो फ़लस्तीनी हैं वो हमास से इंस्पायर होकर वहाँ पर हथियार उठाना शुरू उन्होंने कर दिए हैं, और वो एक मुसल्लह और मुनज़्ज़म जिद्दोजहद उन्होंने इसराइली फ़ौज के ख़िलाफ़ शुरू कर दिए। देखें, गज़ा में इसराइली फ़ौज नहीं है, गज़ा में इसराइली फ़ौज तो अब दाखिल हुई है ना, तो गज़ा में हमास ही का कंट्रोल था। वेस्ट बैंक में इसराइली फौज है और वहां पर वो कुपून कॉलोनीज और सारा उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। तो अब इस जंग की वजह से वहां पर जो फलस्तीनी है उन और हमास, खास तौर पे हमास जो है वो अब गजा से निकलकर वेस्ट बैंक में मुनज़्ज़म हो गई है, और उस हमास के साथ वहां के जो फलस्तीनी है वो उनके साथ शामिल हो रहे हैं और हथियार उठाकर इसराइली फौज से लड़ रहे हैं। और आप देखें कि जहां पर उनका सबसे ज्यादा कंट्रोल है, जहां पर एक एक गली में उनका कंट्रोल है, यरूशलेम, अब लड़ाई वहां तक पहुंच चुकी है। यानी आप देखें यरूशलेम जो है वो बिल्कुल, अगर हम कहें तो एक आधा इधर वेस्ट बैंक में आता है, वैसे तो ये पूरा ही वेस्ट बैंक का हिस्सा था, लेकिन आधा जो है दूसरी तरफ आ रहा है इसराइल की टेरिटरी में। तो उन्होंने जनाब जो है यरूशलेम में पूरा कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन अब लड़ाई जो है वो बाकी वेस्ट बैंक और बाकी शहरों से होती हुई वो यरूशलेम में दाखिल हो रही है, और फलस्तीनी नौजवान यरूशलेम में दाखिल होकर इसराइली चौकियों पर इसराइली फौजियों को वहां पर मार रहे हैं। इसके साथ नाज़रीन खबर यह आई है कि जो अंदरूनी खलफशार है इस शैतानी रियासत के अंदर वो बढ़ता चला जा रहा है। जो हंगामे हैं, जो एहतजाज हैं, जो एक अदम इस्तेहकाम है वो बढ़ता चला जा रहा है। अभी एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है और बताया जा रहा है कि लाखों की तादाद में लोग बाहर निकले हैं और नेतन्याहू के घर में उन्होंने घुसने की कोशिश की है। बहुत सारों को वहां पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो मामलात जो है वो देखें, एक रियासत जब गिरती है तो वो कई डायमेंशंस पर और कई फ्रंट्स पर जब उसको हराया जाता है तो वो गिरती है। ये एक इकोनॉमिक महाज होता है, एक अंदर अवाम का जो अकट होता है वो मैटर करता है, एक उसकी इंटरनेशनल जो आइसोलेशन कर दी जाती है वो मैटर करती है, फौज जो हार जाती है वो मैटर करती है। तो कई फ्रंट्स पर जब कोई रियासत आती है तब वो टूटती है। तो अगर हम देखें तो ये तमाम फ्रंट्स पर हमें इसराइल की यही बुरी हालत हमें नजर आ रही है। ये मिसाल के तौर पर आप देखिए, ट्रबल इन पैराडाइज, huge protest in Tel Aviv demanding Netanyahu's resignation and hostage deal. Netanyahu avoids making an agreement and is preparing for an invasion of Rafah, where there are 1.2 million refugees. The actions of the Israeli military have already led to the death of dozens of hostages. तो वो जो हॉस्टेजेस मरी हैं इन्हीं की बमबारी से वो भी उल्टा प्रेशर बढ़ रहा है। फिर इसराइली मीडिया देखिए, थाउजेंड्स ऑफ एंटी नेतन्याहू गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेशंस डिमांड होल्डिंग इलेक्शंस इन द निसेंट एंड ब्लॉक कपलान स्ट्रीट इन तेल अवीव। ये उनका सबसे एक जिसे कहते हैं ना जो इम्पोर्टेंट जोन है, जहाँ पर उनकी पार्लियामेंट है, वज़ीर आज़म का हाउस है, और सारे उनको पूरी तरह से ब्लॉक करके वहाँ पर एहतजाज हुआ। फिर अगला उनका बयान देखिए, families to the labor union, we call on the head of the labor union to declare a strike and paralyze the economy until a prisoner exchange agreement is reached। आप अंदाजा लगाइए ये कितनी बड़ी बात मतलब वहां के अवाम कर रहे हैं। ये वो अवाम है जो कभी अपनी रियासत के खिलाफ खड़े नहीं हुए। ये इसराइली जो हैं कभी अपनी रियासत के खिलाफ खड़े नहीं हुए, ये तारीख में पहली बार हो रहा। और वो बात क्या कर रहे हैं, लेबर यूनियन को कह रहे हैं कि आप सारे खड़े हो जाएं और इकॉनमी को पैरालाइज करते हैं, इकॉनमी को पैरालाइज कर दें और इस रियासत को घुटनों पर ले आएं ताकि ये जंग बंद कर सके और प्रिजनर एक्सचेंज डील कर सके। सो दिस इज वेरी बिग, क्योंकि तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। फिर नाज़रीन अगला जो बहुत बड़ी चीज़ होने जा रही है कि रमज़ान शरीफ आ रहा है और इस हवाले से इसराइल में बहुत तशवीश पाई जा रही है, इसराइली आर्मी में बहुत तशवीश पाई जा रही है कि रमज़ान शरीफ में जो एक जज्बा होगा और वेस्ट बैंक में जो माहौल बनेगा, जो वहाँ से ऑलरेडी लोग मुसल्ला हो रहे हैं, तो वहाँ से जो वो मस्जिद अक्सा की तरफ जाएंगे उस मुकद्दस तरीन महीने में और उस जज्बे के साथ रोज़े उन्होंने रखे होंगे, तो उस जज्बे को और उस जो तहरीक उठेगी रमज़ान शरीफ में,
تو اس کو کیسے روکا جائے؟ میں آپ کے سامنے یہ بیان رکھ دیتا ہوں. اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے دا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ وارنز دیٹ دا رمضان پیریڈ از دا پیک پوائنٹ ان ویسٹ بینک ٹینشنز. یہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ بتا رہی ہے اور اسرائیلی میڈیا اس کو کوٹ کر رہا ہے, مطلب ادھر ادھر کی بات نہیں ہے. تو وہ اس وقت رمضان شریف کی آمد سے خوف زدہ ہیں اور ان کو ڈر ہے کہ مطلب آلریڈی اتنا معاملات خراب ہو چکے ہیں, ویسٹ بینک ان کے ہاتھوں سے آلریڈی نکل رہا ہے. تو رمضان شریف کے مہینے میں تو ویسے ہی مطلب مسلمانوں کا جو جذبہ ہے وہ عروج پر پہنچا ہوتا ہے, اور ویسے بھی ایک پوری مطلب ایک ایشو چل رہا ہے, آلریڈی عالم اسلام کھڑا ہے, پوری دنیا کھڑی ہے. تو جب رمضان شریف آئے گا اور مسلمانوں کی مطلب وہ اس طرف رجحان زیادہ ہو جائے گا, تو اس طرح معاملات اسرائیل سمجھ رہا ہے کہ ان کے ہاتھ سے آلریڈی نکل رہے ہیں, مزید نکل جائیں گے. تو اس پر وہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ بھائی ویسٹ بینک کا کیا کرنا ہے, کیونکہ ادھر مذاکرات میں بھی ایک کوشش, تو میڈیٹرز یہ کر رہے ہیں کہ رمضان سے پہلے جنگ بندی کروائی جائے, لیکن وہاں تو کوئی امید ہمیں ابھی تک نظر نہیں آ رہی. تو ادھر اسرائیل یہ کوشش کر رہا ہے کہ رمضان شریف میں ویسٹ بینک کو کیسے سنبھالنا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ معاملات آپ کے ہاتھ سے آلریڈی نکل چکے ہیں, اب آپ کے دن گنے جا چکے ہیں, یہ ریاست اب آپ کی رہنے والی نہیں ہے, آپ کے دن گنے جا چکے ہیں, وقت آنے پر یہ چیزیں ثابت ہو جائیں گی. اور پھر ناظرین یمن کے حوالے سے دو خبریں ایک آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. یمن پر ایک بار پھر بمباری ہوئی ہے اور انہوں نے جناب جل ایریا ہے حدیدہ گورنیٹ کا, وہاں پر ناظرین نشانہ بنایا ہے, اور یمن کا سٹیٹمنٹ آیا دا امریکن برٹش اینڈ اسرائیلی insistence on continuing the aggression will expand the conflict in the region. کہ یہ جو جناب اگریشن یہ جاری رکھے ہوئے ہیں, یہ پھر ایکسپینشن کی طرف ہم جا رہے ہیں اور پھر اس کو کوئی نہیں کنٹرول کر سکے گا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یار یہ کتنی مطلب غیر معمولی چیز ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. غزہ میں ابھی بھی بمباری ہو رہی ہے, غزہ میں ابھی بھی لوگ شہید ہو رہے ہیں. عرب چوتھے دن اٹھ کر ایک بیان جاری کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, دنیا بیان جاری کر رہی ہے, لیکن مطلب کوئی دیکھیں اس وقت دنیا کس طرح فیل ہوئی ہے, نہ کوئی ادارہ, نہ کوئی ملک, نہ کوئی طاقت, کوئی اسرائیل کو فلسطینیوں کو شہید کرنے سے نہیں روک سکے اور نہ ابھی بھی روک پا رہی ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. اگر کوئی عرب ملک اٹھ کر بیان دیتا ہے کہ جناب یہ بڑے کانسیکوینسز اسرائیل کو بھگتنے پڑیں گے, تو آپ جنگ بندی نہیں کروا سکے, آپ کیا کانسیکوینسز کی دھمکی دیتے ہیں؟ مطلب لیبنان کتنے جوگا ہے, وہ اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کر آیا ہے. ادھر یمن اس کی کیا کیپیسٹی تھی, ایک فاقہ زدہ ملک, وہ اٹھ کر کس حد تک کر رہا ہے, ایران کس حد تک جا کر ساری ایکسس آف ریزسٹنس کو سپورٹ کر رہا ہے, حماس کو, حزب اللہ کو, جو شام کی تنظیمیں, عراق کی تنظیمیں. تو آپ یہ جو باقی بڑے ہیں جو سنبھال رہے ہیں تمام معاملات کو, وہ ان کا کیا کردار ہے؟ وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا آپ نے سارے پریشر ٹولز استعمال کر لیے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ فوجیں بھیجیں, کیا آپ نے سارے پریشر ٹولز اسرائیل پر استعمال کیے یا نہیں؟ یہ میرا سوال ہے کہ کیا آپ نے ان کا تیل بند کیا یا نہیں؟ کیا آپ کی روزی روٹی اسرائیل کو تیل دینے پر چل رہی ہے؟ آپ نے ان کی ایئر سپیس بند کی یا نہیں کی؟ الٹا آپ ان کو اپنے اندر سے گزار رہے ہیں, راستہ دے رہے ہیں, ادھر سے یمن نے راستہ بند کیا اور آپ ان کو راستہ دے رہے ہیں کہ کھانا پانی پہنچ جائے اسرائیلیوں کو. تو یہ جو ہے نا, یہ معاملات آپ نے اچھے نہیں کیے اور تاریخ میں یہ چیزیں لکھی جائیں گی. دیکھیں اسرائیل نے تو تباہ ہونا ہی ہونا ہے, لیکن آپ کا کیا کردار تھا؟ مورخ آپ کے بارے میں کیا لکھے گا, مورخ یمن کے بارے میں کیا لکھے گا اور آپ کے بارے میں کیا لکھے گا؟ تاریخ اسرائیل تو تباہی کی طرف ہمیں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن آپ اور آپ کے اتحادیوں نے کس طرح اس کو بچانے کی کوشش کی, یہ تاریخ میں ضرور لکھا جائے گا. جیسا کہ آپ دیکھیں کم جونگ ان کا بیان دیکھیے, نہ وہ مسلمان ہے نہ کوئی ان کا تعلق ہے, اور کم جونگ ان پوری طرح سے کھڑا ہو گیا فلسطین کے. ابھی اس نے آرڈر نیا کیا ہے کہ ہر طرح سے جو فلسطینی کاز ہے اس کو سپورٹ کی جائے. اس سے پہلے بہت ساری رپورٹ سامنے آ چکی ہیں کہ جناب نارتھ کوریا جو ہے اس کے ویپنز استعمال ہو رہے ہیں غزہ کے اندر, حماس کے پاس, یمن میں بھی استعمال ہو رہے ہیں, اور خاص طور پر حماس کو نارتھ کوریا کے ویپنز پہنچ رہے ہیں. یہ جو ہے وہ اسرائیل سے خبر آئی تھی, اسرائیلی میڈیا نے اس کو بتایا تھا. تو مطلب نارتھ کوریا, چائنا اور رشیا تو آلریڈی سپورٹ کر رہے ہیں, اور ان کے ہتھیار مطلب چائنا کے ہتھیار یمن میں بے تحاشا استعمال ہو رہے ہیں. اسرائیل نے خود یہ ان کی انٹیلیجنس نے بتایا کہ چائنیز ہتھیار جو ہیں وہ غزہ میں بھی استعمال ہو رہے ہیں. تو وہ دیکھیں گے وہ کس حد تک ہتھیار دے کر سپورٹ کریں. حالانکہ چائنا کی اچھی خاصی ٹریڈ تھی اسرائیل کے ساتھ, رشیا کی اچھی خاصی ٹریڈ اور اچھے خاصے تعلقات تھے اسرائیل کے ساتھ, لیکن انہوں نے اتنی سٹرونگ پوزیشن لے لی اور اسرائیل کے خلاف اس حد تک جا کے کھڑے ہوئے کہ ہتھیار دے رہے ہیں. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا اب ناظرین غزہ کے حوالے سے آخری دو خبریں.
کہ غزہ کے سویلینز اس وقت کیا فیس کر رہے ہیں, کتنی مشکلات سے وہ گزر رہے ہیں, کتنی تکلیفیں وہ فیس کر رہے ہیں. یہ ناظرین کچھ سٹیٹس, دل دہلا دینے والے سٹیٹس ہمارے سامنے آئے ہیں, اور غزہ کی میونسپلٹی یہ بتا رہی ہے کہ 42,000 linear meter of water lines network was destroyed. 42,000 میٹر کا جو ایک پائپ لائن تھی, واٹر کی پائپ لائن تھی, اس کو تباہ کیا گیا. صرف کیوں کہ فلسطینیوں کو پانی نہ مل سکے. پھر وہ بتا رہے ہیں کہ 40 کنویں اور 9 جو پبلک ٹینکرز ہیں ان کو تباہ کیا گیا. کئی کنووں میں وہ کنکریٹ بھر دیا گیا, اور جو پبلک ٹینکرز تھے جن میں پانی تھا ان پر بمباری کر کے وہ سارا پانی جو ہے وہ نیچے گرا دیا گیا تاکہ یہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے شہید ہو جائیں. یہ ظلم وہاں پر کیا گیا اور ابھی بھی وہاں پر کیا جا رہا ہے. پھر ناظرین الجزیرہ یہ سٹیٹس بتا رہا ہے کہ 15 پیپل کلڈ ان ایوری اور وہاں پر کیا ہو رہا ہے, ہر گھنٹے میں 15 لوگ شہید ہوتے ہیں, 6 بچے, 35 پیپل انجرڈ ہوتے ہیں, 42 بامبز گرائے جاتے ہیں, اور 12 بلڈنگز جو ہیں وہ تباہ کی جاتی ہیں. تو یہ ظلم ہے جو اس وقت غزہ کے سویلینز پر کیا جا رہا ہے, اور لٹرلی ساری دنیا فیل ہوئی ہے. مطلب آپ دیکھیے یہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. کبھی دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ دروازے کے باہر زندگی ہو, سامنے آپ کو زندگی نظر آ رہی ہے, ٹرک کھڑے ہیں بھرے ہوئے, کھانا پانی, مطلب پوری دنیا سے امداد وہاں پر گئی ہے, اور وہ فلسطینی ادھر رفح بارڈر پر بیٹھے ہوئے دوسرے ٹرکوں کے لائنوں کو دیکھ رہے ہیں, لیکن ان کے بچے جو ہیں وہ ان کی گود میں دودھ اور خوراک نہ ہونے کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں. ادھر میڈیسن پڑی ہوئی ہے, ادھر جو ہے وہ سارا سامان پڑا ہوا ہے, لیکن ادھر زخمی, میڈیسن نہ ہونے کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں. تو یہ ساری ان کی آنکھوں کے ساتھ, ادھر دیوار کی دوسری طرف زندگی ہے, لیکن کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ دیوار سے ٹرک ادھر پاس کروا سکے. دس از ویری شیمفل, اور یہ فیلئر ہے ساری دنیا کا اور سب سے بڑھ کر عربوں کا. یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے سامنے رکھے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت اللہ حافظ.